वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉय रीइंकार्नेटेड इनटू डीमन वर्ल्ड के न्यू एपिसोड 33 में। होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, मंकी किंग वाला वीडियो कल सेकंड चैनल पर आएगा, तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा जो इसी चैनल पर कल अपलोड हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे घर लौटते हुए अगले ही पल जहाज ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदली। उसका रास्ता टूटे हुए ब्लेड की तरह तेज था और वह अपनी असली जगह पर लौट आया और तूफानी समुद्र में आगे बढ़ गया। इस बीच वांग माजी को रवाना हुए 40 दिन बीत चुके थे। इस दौरान चेन फैन ने अनगिनत हैंगिंग बास्केट बनाई थी। ये सफेद कपड़े थे जो उसे आर्किटेक्ट्स एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में मिले थे, जिससे वह आसानी से घूम सकता था और सीधे बिल्डिंग की सतहों से जुड़ सकता था। फिर चेन फैन ने जियांगबेई, जियांगडोंग, जियांगशी और जियांगनान में तांबे के पाइप बिछाए और फिर हैंगिंग बास्केट को इन पाइपों से जोड़कर जियांगबेई के 4 इलाकों में फैली 4 हाई स्पीड रेल लाइनें बनाई, जिससे कम्युनिकेशन में काफी तेजी आई। इस दौरान उसने कम्युनिकेशन के ताबीजों की रेंज बढ़ाने के लिए 7 सिग्नल टावर भी बनाए। कल फान्यू कम्युनिकेशंस का ऑफिशियल लॉन्च था। इस अहम पल में चेन फैन फान्यू कैंप की नंबर 1 गुफा में अकेला खड़ा था। हॉल ऑफ फेट नाम का एक बड़ा पत्थर का कमरा वहां खास तौर पर बनाया गया था, जिसमें सभी फान्यू सदस्यों के लाइफ टोकन थे, लेकिन शांग को छोड़कर ज्यादातर टोकन सही सलामत थे। उस लाइन में कई लाइफ टैबलेट बीच में से टूटकर धुंधले हो गए थे। पूरे मर्चेंट पवेलियन में सिर्फ 12 लाइफ टैबलेट सही सलामत थे, जिनसे हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। उनमें से वांग माजी का टोकन अभी भी ठीक था। चेन फैन पत्थर के कमरे में बिना किसी भाव के खड़ा यह नजारा देख रहा था। वह जानता था कि समुद्र में गया ग्रुप एक मुश्किल में फंस गया है। वह कुछ नहीं कर सकता था, दूरी बहुत ज्यादा थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वांग माजी कहां है और वह कोई मदद नहीं कर सकता था। बाकी सब वांग माजी को संभालना था। इसके बाद वह पत्थर के कमरे से निकल गया। मॉर्टल रेल्म का डेवलपमेंट बेहतर से बेहतर होता जा रहा था, लेकिन एक पावर के डेवलपमेंट के साथ हमेशा मौतें होती थी। शायद यह मतलबीपन था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि बारिश के मौसम से उसके पीछे आया ग्रुप मर जाए। वह चाहता था कि वे मॉर्टल रेल्म के उदय और उसके सपने के सच होने को देखें। यंग मास्टर, नया साल लगभग आ गया है। गुफा 1 में शहर की दीवार पर लंगड़ा बंदर चेन फैन के पास गया और फुसफुसाया, इटर्नल नाइट कैलेंडर के 379वें साल में फरवरी का आखिर हो चुका है। नया साल लगभग आ गया है। नीचे के लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें मॉर्टल रेल्म में कुछ पोस्ट करना चाहिए। तोहे वगैरह ऑर्गेनाइज करो। चेन फैन धीरे से बोला और फिर रुका। तुम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बसंत लगभग आ गया है। आराम करने का समय हो गया है। समझ गया। लंगड़े बंदर के जाने के बाद वांग कुई ने थोड़ा समय लिया और ऊपर आकर रिपोर्ट दी। प्रिजन मास्टर, कैंप का अभी का घोस्ट स्टोन का रिजर्व 9.38 मिलियन तक पहुंच गया है, जो जल्द ही 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगा। मॉर्टल रियल्म लाइन 1 हर दिन एवरेज 100,000 घोस्ट स्टोन ला रही है। बाकी 3 लाइनों ने आज ही ऑफिशियली ऑपरेशन शुरू किया है, इसलिए अभी कोई खास डेटा नहीं है। इन 40 दिनों में अकेले मॉर्टल रियल्म लाइन 1 ने 4 मिलियन घोस्ट स्टोन लाए हैं। अगर ये डेटा बना रहा तो अकेले मॉर्टल रियल्म लाइन 1 हर साल 30 मिलियन से ज्यादा घोस्ट स्टोन ला सकती है। यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। चेन फैन ने शांति से सिर हिलाया। ये एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह है जो अभी शुरू हुई है। लोग नएपन के फेज में हैं। इस नएपन के फेज के बाद ये धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में वापस आ जाएगा। और हाँ, वांग कोई रिपोर्टिंग जारी रखने ही वाला था कि चेन फैन की बाहों में कम्युनिकेशन का ताबीज थोड़ा गर्म हो गया। उसे उठाते हुए उसने वांग माजी की कमजोर लेकिन गर्व भरी आवाज सुनी। जेल मास्टर, शांगडे न्यू कॉन्टिनेंट प्लान को पूरा करके लौट आया है और मॉर्टल रियल्म में सक्सेसफुली पहुंच गया है। पोर्ट पर चेन फैन थोड़ा रुका और फिर शहर की दीवार की तरफ तेजी से बढ़ा। जाओ। लेम मंकी और वांग कुई तेजी से उसके पीछे पीछे गए। पोर्ट के अंदर एक टूटा फूटा जहाज डॉक किया हुआ था। कई ब्रीडिंग मेंबर्स ने उसे घेर लिया था। वांग माजी और उसके 12 लोगों का ग्रुप फटे पुराने नीले और हरे कपड़े पहने एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। वे जख्मों से भरे हुए थे। उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो मौत का सामना करने से पैदा हुई थी। जेल का मालिक वांग माजी बहुत देर बाद पहली बार जमीन पर खड़ा था और नए माहौल से थोड़ा अनजान शिकार की तरह दहाड़ा। फिर उसने चेन फैन की तरफ देखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुस्कुराया। हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। हम वापस आ गए हैं। चेन फैन ग्रुप की तरफ बढ़ा। उसकी नजर हर किसी के चेहरे पर घूम रही थी। पहले उनके जख्मों का इलाज करो। चेन फैन ने वांग माजी की गहरी हड्डियां दिखाने वाली चोटों पर नजर डाली और थोड़ी चिंता से हाथ हिलाया। उन्हें ठीक होने के लिए हाई स्पीड रेल से ब्रीडिंग सेंटर वापस ले जाओ। कोई हाई स्पीड रेल? वह क्या है? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जल्द ही वांग माजी और उसका ग्रुप हाई स्पीड रेल में चढ़ गया और जल्दी से ब्रीडिंग सेंटर लौट आया। रास्ते में वह उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ नजरें डाल पाता वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लॉजिस्टिक्स टीम जो पहले से तैयार थी ने वांग माजी और उसके ग्रुप को स्ट्रेचर पर जल्दी से अल्टर के पास पहुंचाया। अल्टर का हीलिंग प्रोसेस तेजी से हुआ और जल्द ही वांग माजी और उसका ग्रुप वापस आ गया। फिर वांग माजी ने समुद्र में अपने अनुभव और नए कॉन्टिनेंट की अपनी खोज के बारे में सच सच बताया। अगरबत्ती जलाने के कुछ समय बाद वांग माजी ने अपनी रिपोर्ट पूरी की। चेन फैन काफी देर तक चुप रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग माजी नए कॉन्टिनेंट के प्रोजेक्ट को पूरा करने में उम्मीदों से बढ़कर काम करेगा। उसने सच में एक नया कॉन्टिनेंट खोज लिया था। ये उसकी उम्मीदों से पूरी तरह बढ़कर था। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के अलावा सच में एक दूसरा कॉन्टिनेंट भी था और उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे घोस्ट स्टोन बिखरे हुए थे। अगर वे वहां उतर पाते तो ये
बहुत बड़ी दौलत होती। न सिर्फ उसके लिए जियांग बेई डिफेंस लाइन बनाने के लिए, बल्कि उसके लिए एक परफेक्ट जियांग बेई डिफेंस लाइन बनाने के लिए भी। चेन फैन ने वांग माजी से घोस्ट स्किन मैप ले लिया। उसके हाथ में भूत की खाल का नक्शा धुंधला और पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन डेड सी पर नाव चलाते समय वह साफ हो जाता था। कई साफ निशान वाले डॉट्स देखकर वे वांग माजी के बनाए हुए थे, जो होप आइलैंड और थंडरस्टॉर्म सी को दिखाते थे। काफी देर बाद न्यू वर्ल्ड में चेन फैन खड़ा हुआ और ग्रुप को देखते हुए धीरे से कहा, फान्यू में आपके योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप जो जानकारी वापस लाए हैं वो बहुत कीमती है। आपने बहुत लंबा सफर किया है। चलो एक दिन आराम करते हैं। कल फान्यू गार्ड एक जीत का जश्न मनाएगा। आज रात हम अपने शहीद भाइयों को अलविदा कहेंगे। चेन फैन ऑफिस से बाहर निकला और बाहर पहरा दे रहे लंगड़े बंदर को देखकर कहा, मिंग्यू और फान्यू के बीच बातचीत कुछ समय के लिए टाल दी जाएगी। फान्यू अंदर ही अंदर मर्चेंट पेवेलियन की वापसी का जश्न मनाएगा। आज रात हम अपने शहीद भाइयों को अलविदा कहेंगे। रात जल्दी हो गई और पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। चेन फैन बंदरगाह में विलो द विस्प्स के एरिया में खड़ा था। लंगड़ा बंदर जो मो वांग कुई और कुछ और लोग उसके पीछे खड़े थे। उनके पीछे काले कपड़े पहने ऑफिशियल फान्यू मेंबर्स का एक ग्रुप था। आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। ठीक सामने एक पत्थर की पट्टिका थी। समुद्र के किनारे खड़ी एक पत्थर की पट्टिका, उस पर एक लाइन साफ साफ लिखी थी, इटर्नल नाइट कैलेंडर 379। फान्यू मर्चेंट पेवेलियन नदी की तलाश में समुद्र में चला गया। हुओलिन, फेंकी, यानजी, हितुओ एक नई राह बनाते हुए तुम सब कैंग मिंग के सामने फीके पड़ जाते हो। तुम्हारी आत्माएं उग्र लहरों में घूमती है। समुद्र टूट जाएगा। पुराना समय सो रहा है। उनकी पायनियरिंग उपलब्धियां सोने और पत्थर में दर्ज होने लायक हैं। उनके इलाके के कारनामे सितारों को टक्कर देने के लिए काफी हैं। इसलिए गुईगू को एक स्मारक के तौर पर खड़ा किया गया है। यह एक यादगार सेरेमनी है यू के सभी लोगों के लिए। ये एक विदाई सेरेमनी है, हमेशा के लिए सच। मर्चेंट गिल्ड के बचे हुए 12 सदस्य भीड़ में सबसे आगे खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे पत्थर की तख्ती को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने अपने भाइयों की मौत देखी थी। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उनके भाई उनके साथ यहाँ खड़े नहीं थे, लेकिन उन्हें राहत भी मिली। जेड मास्टर ने उनकी बहुत कद्र की। उनके भाइयों और उनके परिवारों को भी अच्छा खासा मुआवजा मिला। अलविदा, वांग माजी ने धीरे से कहा। रात जल्दी बीत गई। नॉर्मल प्लान के मुताबिक सुबह हो गई। आज फान्यू कम्युनिकेशंस का ऑफिशियल लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन इस समय फान्यू कैंप में बहुत चहल पहल थी। बड़ी बड़ी टेबलें लगी थीं, जिन पर स्वादिष्ट चीजें रखी थीं। आज मर्चेंट पेवेलियन की सुरक्षित वापसी और एक नए कॉन्टिनेंट की खोज का जश्न मनाने के लिए जीत का भोज था। हाँ, ये खबर फान्यू के ऑफिशियल सदस्यों से छिपाई नहीं गई थी। लीक होने का खतरा था, लेकिन चेन फैन यह भी देखना चाहता था कि क्या फान्यू के अंदर कोई गद्दार है। अगर यह चौंकाने वाली खबर सच होती तो गद्दार को हरकत में लाने के लिए काफी होती। चेन फैन शहर की दीवार पर अकेला बैठा बाहर हो रही तैयारियों को देख रहा था। वह एक रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ था। उसकी उंगलियां अनजाने में आर्म रेस्ट पर टैप कर रही थीं। एक नया कॉन्टिनेंट जो घोस्ट टाइड से तबाह हो गया था, घोस्ट स्टोन से भरा हुआ था। मतलब बहुत सारा पैसा, लगभग मुफ्त यह बदला था। एक बार जब वह लैंड कर गया तो पैसा जमा करने की स्पीड जियांग बेई से कहीं ज्यादा तेज होगी, जो जियांग बेई के लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित डिफेंस लाइन बनाने के लिए काफी होगी। लेकिन नए कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक समस्या थी। मर्चेंट पेवेलियन द्वारा खोजा गया होप आइलैंड काफी आसान था। मर्चेंट पेवेलियन ने इसे सेल शुरू करने के लगभग 7 दिन बाद खोजा था। टारगेट पता होने के कारण सीधी लाइन में दूरी लगभग 5 दिन होगी। आइलैंड थंडरस्टॉर्म सी से कुछ दूरी पर था। जब तक वह लहरों से थंडरस्टॉर्म सी में नहीं बह जाता, आइलैंड पर लैंड करना और मारना ज्यादा रिस्की नहीं होगा। लेकिन नया महाद्वीप थंडरस्टॉर्म सी से अलग था। इसे पार करना आसान काम नहीं होगा। वांग माजी के अनुसार ये एक बाउंड्री या यूं कहें कि एक एंटीना जैसा है। इंसान इसे बिल्कुल पार नहीं कर सकते। तूफानी समुद्र को पार करने के लिए किस्मत पर निर्भर रहने से अनगिनत मौतें होंगी। रिप्रोडक्शन के पास इतनी जिंदगी नहीं है कि वह इस कमी को पूरा कर सके, जब तक कि वह अपनी आंखें थोड़ी छोटी न कर ले, जब तक कि वह कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू न कर दे, एक अंडर वाटर टनल। लेकिन कई संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है। जबकि माउंटेन एंड सी एम्ब्रियो एक पक्की टनल देता है, एक अंडर वाटर टनल को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने की जरूरत होती है। माउंटेन एंड सी एम्ब्रियो सिर्फ एक हरा खजाना है। क्या ये सच में इतना प्रेशर झेल सकता है? दूसरी बात, गहरे समुद्र में सब कुछ अनजान है। कोई नहीं जानता कि वहां या उनकी अंडर वाटर टनल को नष्ट करने वाले भूत होंगे या नहीं। हालांकि अगर वे सच में नए कॉन्टिनेंट पर कदम रख सकें और बहुत सारे घोस्ट स्टोन वापस ला सकें, तो रिप्रोडक्शन एक जबरदस्त सफलता होगी। ऐसे लालच का सामना करते हुए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती। उसने अपना सिर वेई वेई की ओर घुमाया, जो शहर की दीवार के बाहर धूप सेंक रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में भी इतने बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट शायद वेई वेई को थका देता। पिछले कुछ दिन वेई वेई को कुछ अच्छा खाने को देने में बीते हैं। अगले दिन चेन फैन वेई वेई को पोर्ट पर ले आया। वेई वेई बात मानते हुए जमीन पर लेट गया, इंस्ट्रक्शन का इंतजार करते हुए। खोदो। वेई वेई की आंखों में एक सवाल कौंधा, किस तरफ? सीधे समुद्र तल के साथ आगे खोदो। समुद्र तल की तरफ खोदो। वेई वेई चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके सिर के ऊपर एक सवालिया निशान बन गया। चेन फैन कुछ देर के लिए चुप हो गया। काम का बोझ काफी भारी लग रहा था। वेई वेई और आगे नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे इस तरह इस्तेमाल करने में थोड़ी शर्म आ रही थी। इस काम के बोझ से तो गधा भी थक जाएगा। खाना बहुत है। वेई वेई की आंखों में जोश आ गया। वह तुरंत एक्साइटेड हो गया। उसके पंजे हवा में ऊंचे उठे हुए तेज ब्लेड की तरह तेजी से जमीन की ओर खोद रहे थे। कुछ ही देर में वे कुएं के नीचे पहुंच गए।
गए। यह जगह काफी गहरी थी, कम से कम अभी के समुद्र तल से तो कहीं ज्यादा गहरी। वेई वेई ने सीधा खोदना बंद कर दिया और सीधा खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही वेई वेई ने खोदा, चेन फैन उसके पीछे पीछे चलने लगा, कॉपर पाइप बिछाते हुए। इस बीच जहां भी कॉपर पाइप बिछाए गए थे, पीछे से डरावनी सफेद हड्डियां निकली हुई थी, जो टनल को गिरने से बचाने के लिए उसे सुरक्षित कर रही थी। हाँ, उसे पूरे समय वेई वेई के साथ काम करना था, नहीं तो कॉपर पाइप और माउंटेन एंड सी एम्ब्रियो की गारंटी के बिना अगर यह गिर गया तो वेई वेई के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट में उसका पूरा हिस्सा लेना जरूरी था। उसने प्रोजेक्ट का नाम न्यू कॉन्टिनेंट टनल रखा, जो सीधे न्यू कॉन्टिनेंट तक जाती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। वेई वेई ने खोदा, चेन फैन ने कॉपर पाइप बिछाए, एक आदमी, एक जानवर, उनका सहयोग बिल्कुल चुपचाप रहा। रात हो गई, हमेशा रहने वाली रात छा गई। ऐसा नहीं था कि चेन फैन के बायोलॉजिकल सेंस खास अच्छे थे, बल्कि उसने अपने पीछे कॉपर पाइप को रोशन देखा। पाइपों के अंदर बह रही ठंडी सफेद भूतियां आग हमेशा रहने वाली रात होने के बाद ही हल्की पीली चमक छोड़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कॉपर पाइप से निकल रही भूतियां आग ने पूरी टनल को घेर लिया था, जिससे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। एक लंबी टनल। एक दिन खुदाई करने के बाद उसे टनल का एंट्रेंस दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र तल पर खुदाई की स्पीड जमीन पर हाई स्पीड रेल लाइन बिछाने जितनी तेज नहीं है, लेकिन धीमी भी नहीं है। वेई सच में जी जान से काम कर रहा है। पूरे प्रोसेस के दौरान मुश्किल से ही आराम कर रहा है। चेन फैन ने वेई को देखा और धीरे से कहा, चलो आज यहीं रुकते हैं, वापस जाकर आराम करते हैं, हम कल जारी रखेंगे। अगले दिन चेन फैन और वेई हाई स्पीड रेल से पोर्ट पर वापस जाने के लिए तैयार हुए। अचानक उन्होंने किसी को फान्यू सिंखोल में घुसते और उसके पास आते देखा। वह वापस आ गया है। चेन फैन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा और मुस्कुराया। उसके सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कीयू थी। 1 महीने से ज्यादा समय पहले कीयू ने उसे अलविदा कहा था, ये कहते हुए कि वह कुछ लोगों को मारने जा रही है। 1 महीने से ज्यादा समय बाद वह वापस आई। मैं वापस आ गई हूँ मास्टर यू। कीयू पहले से ज्यादा हल्की लग रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कान और आराम की झलक थी। मैंने अपनी जिंदगी का पहला आधा हिस्सा काट दिया है। अब से मैं कीयू एक और जिंदगी जीऊंगी। तुमने अपना सेल्फ सेवरेंस पूरा कर लिया है। तुमने इसे पूरा कर लिया है। कौन जीता? जाहिर है मैं जीती। बहुत अच्छा। चेन फैन ने सिर हिलाया। उसने कीयू के आइडेंटिटी टोकन पर सभी परमिशन कैंसिल कर दी। फिर अपने बगल में वांग कुई को देखा और कहा, इस आदमी ने सेल्फ सेवरेंस पूरा कर लिया है। इसे कैंप में मत आने देना। पता लगाओ कि असल में कौन जीता। आज रात वापस आकर मैं इससे निपट लूंगा। बोलो। चेन फैन ने मुस्कुराते हुए और कीयू की तरफ सिर हिलाते हुए कहा। फिर बिना पीछे देखे उसने वेई को टनल खोदना जारी रखने के लिए कहा। इस न्यू वर्ल्ड टनल के लिए उसके ब्रीडिंग कम्युनिकेशन को कुछ समय के लिए रोकना होगा। न्यू वर्ल्ड टनल अभी सबसे ज्यादा जरूरी थी। ब्रीडिंग कैंप के अंदर शाओ क्यू और कुछ दूसरे लोग शहर की दीवार के बाहर खड़े थे। क्या तुमने उसके सेल्फ सेवरेंस के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं की? शाओ क्यू ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे पता है कि उसने किसे मारा, लेकिन तब से कोई खबर नहीं है। सेल्फ सेवरेंस एक खास तरीका था जिसे कि यू ने सीखा था। कि यू का शरीर दुखी था, उसका दिल नफरत से भरा था, उसकी सारी नेगेटिव भावनाएं इकट्ठा हो रही थी। इससे साधना की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि नेगेटिव भावनाएं धीरे धीरे जमा होकर एक और रूप बनाती हैं। दोनों के पास पूरी लड़ने की ताकत और बाहरी रूप होते हैं। वे मौत तक लड़ते हैं। अगर कि यू मर जाता है तो दूसरा रूप की यू के साथ जिंदा रहेगा। अगर दूसरा रूप मर जाता है तो की यू के खास साधना तरीके का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा और पिछली नफरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। शाओ क्यू ने सोच समझकर की यू को देखा। इस आदमी का बर्ताव आमतौर पर ठंडा रहता है। उसका एक्सप्रेशन काफी परेशान करने वाला होता है, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा आराम से रहने वाला लगता है। उसमें जरूर सच में नेगेटिव भावनाएं आ गई होंगी। नहीं, वांग कुई ने मजबूती से अपना सिर हिलाया। भावनाएं जब बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वे पलट सकती हैं, जैसे गुस्सा हंसी में बदल जाना। यह आदमी अभी बहुत आसानी से बर्ताव कर रहा है, खुशी के आंसू भी रो रहा है और पूछने पर मुस्कुरा भी रहा है। बहुत मुमकिन है कि उसकी भावनाएं गुस्से की हद तक पहुंच गई हों। वह गुस्से में हंसा। इससे यह बिल्कुल साबित होता है कि यह कि यू नेगेटिव इमोशन से बना है। सही कि यू ने बेबसी से भीड़ की तरफ देखा। अगर मुझे डर नहीं होता कि तुम मुझे मरते देखकर रोओगे तो मुझे सच में तुम्हारे सामने हमला करना चाहिए था, ताकि तुम लड़ाई में मेरी जबरदस्त कामयाबी देख सको। ये शब्द ऐसे नहीं लगते जैसे यह आदमी कहेगा। शाओ क्यू को यकीन है वह पक्का सच कह रहा है। दूसरी तरफ थोड़ी देर देखने के बाद जोमो वॉर पैवेलियन के सदस्यों को लीड कर रहा था। हमेशा की तरह अपने खोपड़ी जैसे पैटर्न वाले घोड़े और बूट्स पर सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहा था। सड़क के दोनों तरफ की हलचल को देखकर उसकी आंखें मुस्कान और सेटिस्फैक्शन से भरी थीं। वह अपनी अभी की जिंदगी से बहुत सेटिस्फाइड था। उसकी अभी की ब्रीडिंग सिचुएशन सबसे मजबूत फोर्स के उसके विजन से पूरी तरह मेल खाती थी। काश महीने के अलाउंस के अलावा उसे एक पत्नी भी मिल जाती। उसे अभी तक पत्नी नहीं मिली है। वह उस रात अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए किसी के लिए भी तरस रहा था। तभी अचानक उसकी भौहें तन गईं। थोड़ी ही दूर एक लंबी कढ़ाई वाली ड्रेस पहनी एक औरत कई डरावने आदमियों के साथ अजीब तरह से सड़क पर चल रही थी। ये बिल्कुल नॉर्मल था। फानचेंग के डेवलप्ड शहर में अलग अलग पावरफुल परिवारों की जवान औरतें और आदमी रोज सड़कों पर घूमते थे। उनके साथ डरावने आदमी होते थे। लेकिन इस औरत के पीछे एक बूढ़ा आदमी, उसके बगल में धीरे धीरे एक वर्चुअल पैनल दिखाई दिया जो सिर्फ उसे ही दिख रहा था। उम्र 129। वीकेंड पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उन्हें छूकर
निकल गया, लेकिन जाने के बाद वह तेजी से एक गली में गया, एक कम्युनिकेशन ताबीज उठाया और फुसफुसाया, मेरे लिए प्रिजन मास्टर से कांटेक्ट करो, मुझे फानचेंग में अभी एक 169 साल का आदमी मिला है। यह एक प्रोटेक्शन ताबीज था जो उसे गलती से मिल गया था। प्रोटेक्शन ताबीज का नाम ड्रैगन सीकिंग नीडल। दोस्तों आप सभी हमारे सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर द मंकी किंग वाली सीरीज चलेगी। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट किए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और दोस्तों वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।